हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। इस सेशन में हम जो आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसका मॉड्यूल सी चैप्टर 22 बैंकिंग लॉज ये डिस्कस करने वाले हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेशन, और ये सेशन पार्ट हमारे फाउंडेशन सीरीज का, जहाँ पर एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझाया जाता है और उसके साथ उसके एमसीक्यूज कराए जाते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि ये टॉपिक किस तरीके से इंपॉर्टेंट और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब 2024 मई जून एग्जाम, देन यू शुड हैव समवन टू मेंटोर यू। और इसी चीज से रिलेटेड हम लेकर आ गए हैं हमारा मास्टर कोर्स, जहां पर आपको चारों के चारों जो कंपोनेंट्स है जैब एग्जाम के, उनसे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया वीडियोस, ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज, देन फुल एंड मॉक टेस्ट। यू आर आल्सो गेटिंग द कॉन्सेप्ट नोट्स एंड लाइव क्लासेस। ठीक है, इस पूरे जो कोर्स है उसका पार्ट है ये सारा कुछ। यू कैन अवेल दैट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऑल्सो अवेल, लेट्स आपका एएफएम हो चुका है, बाकी सब्जेक्ट बचे हुए, तो उनका भी जो मास्टर कोर्स है वो आप अवेल कर सकते हो बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो JAIIB 85 कोड आपको जरूर यूज करना चाहिए, so that you get an 85% discount on these courses, so please check out the links in the description. इसके साथ लेट अस बिगिन अ डिस्कशन ऑन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्दो आरबीआई एक्ट के जितना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट या इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। सो ये एक्ट से पहले क्या था हमारे इंडिया में, और जैसा कि ये एक्ट का नाम है आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज टू रेगुलेट द बैंक्स। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया, बट इससे पहले क्या था 1913 में। एक्चुअली बैंक जो है वो इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत रेगुलेट किए जाते थे, बट इस एक्ट में बैंक्स के जो फंक्शंस इतने डाइवर्स होते जा रहे हैं उस समय से ही, तो उनको संभालना और उन्हें रेगुलेट करने से रिलेटेड अप्रोप्रिएट प्रोविजंस नहीं थे। इस वजह से 1949 में इस एक्ट को लाया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। 56 सेक्शंस इसमें हैं, कुछ को बाद में ऐड किया गया, कुछ पहले से थे। इसमें डिफरेंट पार्ट्स थे इस पर्टिकुलर एक्ट के, एंड डिफरेंट सेक्शंस में हम उन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में कुछ पार्ट्स हम देखेंगे। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं, सेक्शन 1 to 5 आपके पार्ट 1 में आ जाते हैं। सेक्शन 1 में वेरी इंपॉर्टेंटली द टाइटल ऑफ दिस एक्ट इज गिवन, विच वी नो इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। 16 मार्च 1949 को लाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, ये आपके जॉब एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। क्या है ये फैक्ट? ये एक्ट किस किस को एप्लीकेबल नहीं है? ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी PACS, जो कि हम जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का फेडरेटेड स्ट्रक्चर देख चुके हैं इन द प्रीवियस चैप्टर, तो वहां पर विलेज लेवल पर हमने देखा था जो रूरल एरियाज में कोऑपरेटिव बैंक है उसे हम प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। तो क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरीके से एसेंशियली एक बैंक नहीं है, इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसी तरीके से रूरल एरियाज में हमने ये भी देखा था कि लॉन्ग टर्म के बैंक्स भी हैं जिन्हें लैंड बैंक भी कहा जाता है, राइट? तो वो भी आपके कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक्स, ये लॉन्ग टर्म के बैंक्स, लॉन्ग टर्म के लोन्स देने वाले बैंक्स एक्चुअली, तो ये आपके नहीं आते हैं इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो इसके साथ वी हैव दीज एट द विलेज एंड द स्टेट लेवल। ठीक है, जो रूरल एरिया से वहां पर, तो इन्हें SC ARDBs कहा जाता है, एंड DCARDBs। ठीक है, तो ये क्या है? प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ये कोऑपरेटिव लैंड बैंक्स कहलाते हैं। तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर नहीं आते, PACS नहीं आता, प्लीज डू रिमेंबर। और सेक्शन 5B 5C के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 5B में बी, ये आपका बैंकिंग जो टर्म है इसे डिफाइन करता है। बैंकिंग का मतलब क्या होता है ये बताता है। तो बैंकिंग का मतलब होता है डिपॉजिट लेना, उसके आगे लोन्स एंड एडवांसेस देना, एंड दिस इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक्स। इसके अलावा बैंकिंग से रिलेटेड और भी चीजें हैं 5C में, जैसे बैंकिंग कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है। इसका मतलब है कि जो भी कंपनीज हैं जो बैंकिंग एक्टिविटीज करते हैं, या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग एक्टिविटीज करते हैं, दे आर नोन एज अ बैंकिंग कंपनीज, राइट? 5CC में आपका, सेक्शन 5CC में आपका ब्रांच रिलेटेड प्रोविजंस है कि कोई बैंक अगर ब्रांच ओपन करेगा तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस होने चाहिए। अब पार्ट 2 भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। सेक्शन 6 हम देख रहे हैं, 6 to 36 एज पार्ट 2 में है, तो कुछ सेक्शन हम इस पर्टिकुलर सेशन में देखेंगे। सेक्शन 6 में क्या है? बैंक कौन कौन से एक्टिविटीज कर सकता है, कौन से बिजनेस
बिजनेसेस कर सकता है, कोई भी बैंक, नॉर्मल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक वगैरह जो है क्या बिजनेस कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पर दी हुई है। लाइक बोरोइंग, लेंडिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, बुलियन, फॉरेन एक्सचेंज, शेयर, बॉन्ड, स्क्रिप्ट्स, ये नेगोशिएटिंग ऑफ लोन्स, ये सारे आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई ये तो सही है, ये सारे बैंक करते हैं। सेफ डिपॉजिट हो गया, कलेक्टिंग मनी एंड ऑल। सेक्शन 789 देख लेते हैं। 7 में दिया हुआ है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि बैंकिंग एक्टिविटीज करता है तो उसके नाम में बैंक, बैंकर या बैंकिंग होना चाहिए, और कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग एक्टिविटीज नहीं करता है उसके नाम में बैंक, बैंकर या बैंकिंग नहीं होना चाहिए। ये जो दोनों ही चीजें कहता है। सेक्शन 8 एंड 9 में ये कहा गया कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो बैंक नहीं कर सकते। ढेर सारा पैसा बैंक के पास आता है, ऐसा नहीं है कि आप आलू बैंगन बेचना शुरू कर दो, ठीक है। गुड्स कैन नॉट बी ट्रेडेड और सोल्ड बाय द बैंक्स, दे कैन नॉट होल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्चुअली वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकते। अरे सर तो ये बैंक का जो ऑफिस है वो कैसे चलेगा? तो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, किसी कोलेटरलाइज्ड प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया है और उस लोन के सामने मैंने अपना घर गिरवी रखा है, ठीक है। मॉर्टगेज आपको देना पड़ता है, कोलेटरल देना पड़ता है, तो वो कोलेटरल जो है वो होल्ड कर सकते हैं, दैट टू ओनली फॉर 7 ईयर्स, उसके बियॉन्ड नहीं, ठीक है। कोलेटरलाइज्ड प्रॉपर्टी होल्ड किया जा सकता है, उसके बाद तो उसे सेल कर देना है या फिर जो भी लीगल प्रोसीजर है वो करना होगा, ठीक है। खुद की प्रॉपर्टी वो होल्ड कर सकते हैं, जैसे वैन्स हो गए, उनके खुद के बिल्डिंग्स होते हैं, ऑल ऑफ दीज दे कैन होल्ड ब्रांचेस के जो है। देन सेक्शन 10 में दिया हुआ है कैसे बैंक को मैनेज किया जाएगा। तो मैनेज करने के लिए मैनेजिंग एजेंट होना चाहिए, हेड होना चाहिए, ठीक है। ये कोई इंसॉल्वेंट यानी कि ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके पास बिल्कुल पैसे ही नहीं है, तो बैंकक्रप्ट है, तो ऐसे पर्सन कैसे चलाएंगे। कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल कोर्ट ने उसे सजा नहीं दी हो। मॉरल टर्पिट्यूड यानी कि कोई ऐसा घिनौना अपराध न किया हो उन्होंने। डायरेक्टर्स होने चाहिए, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कॉम्पोजिशन है उससे रिलेटेड भी प्रोविजन दिए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि 51% या उससे ज़्यादा इसमें जो है डायरेक्टर्स बैंक के मेंबर्स होने चाहिए, बाहर के व्यक्ति नहीं। चेयरमैन उनमें से एक डायरेक्टर होगा, और सेक्शन 16 में कहा गया है कि दो बैंक्स के सेम कॉमन डायरेक्टर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल ICICI और आपका येस बैंक, दोनों के एक ही चेयरमैन नहीं हो सकता ऐसा। सेक्शन 11-12 देखिए, 11 में कैपिटल एंड रिजर्व्स कितने रिक्वायर्ड है इस तरह के बैंक्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, ये बताया गया है। तो इनिशियल पेड अप कैपिटल आपका 5 लाख है, उससे ज़्यादा का ही होना चाहिए। 5 लाख से कम है तो यू कैन नॉट एस्टैब्लिश अ बैंक। ऑल्दो ये चीज़ चेंज हो गई आज के डेट में, रेगुलेशंस के हिसाब से अलग अलग बैंक्स के लिए अलग अलग है। ओके, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है और उनके परसेंटेजेस कितने कितने होने चाहिए बताए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसका मतलब है सबसे पहला आपका जो है ऑथराइज्ड कैपिटल आ जाएगा, सॉरी। तो इसमें हम ये कहेंगे कि बैंक को 10 लाख रुपए लेने का जो है एक परमिशन मिला हुआ है, तो दैट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल, कि आप कितना पैसा एक्चुअली उठा सकते हो फ्रॉम द पर्टिकुलर मार्केट। अब ये इसमें से एटलीस्ट 50% आपका जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल होना चाहिए। ऐसा कैपिटल होना चाहिए जो लोगों ने कहा है कि हाँ भाई पैसा हम देंगे, यानी कि एटलीस्ट 5 लाख रुपीस लोगों ने कहा होना चाहिए कि हम देंगे। अब उसमें से भी एटलीस्ट 2.5 लाख ऐसा होना चाहिए जो लोगों ने ये दे रखा है पैसा, ठीक है। एटलीस्ट 50% शुड हैव बीन गिवन बाय द पीपल, दैट इज द पेड अप कैपिटल। तो ऑथराइज्ड इज कितना ले सकते हो, सब्सक्राइब्ड इज कितना प्रॉमिस किया गया है, पेड अप इज कितना आ गया है, दैट, ठीक है। एटलीस्ट 50-50% तीनों का एक दूसरे में होना चाहिए। कैपिटल इक्विटी या शेयर्स में ही होना चाहिए। वोटिंग राइट शेयर होल्डर के 10% या उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 10% तक ही किसी भी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट्स होगा। RBI इस चीज़ को 26% तक इंक्रीज कर सकता है। देन सेक्शन 15, 17, 18 इंपॉर्टेंस। 15 में नो बैंक शेल पे डिविडेंड, अगर किसी बैंक ने किसी को लोन दे रखा है तो उसे किसी तरह का डिविडेंड वो नहीं देगा, या फिर बैंक ने किसी से लोन ले रखा है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी क्लियर्ड ऑफ एंड देन डिविडेंड्स हैव टू बी पेड। पे डिविडेंड टिल ऑल इट्स कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ, ठीक है। जो भी एक्सपेंसेस है उनको करने के बाद ही वो डिविडेंड देगा, ये चीज कहा गया है। स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड के बारे में बताया गया है, जो भी बैंक्स है उनके प्रॉफिट्स में से 20 दे हैव टू सेंड एटलीस्ट 20% टू दिस पर्टिकुलर फंड एवरी ईयर। कब तक? लेट्स यहाँ पर आपका ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीस का है, तो जब तक कि आप अपने प्रॉफिट का 20-20% हर साल भेज रहे हो इसमें, और उस कैपिटल जो कैपिटल जमा हुआ है, पैसा जमा हुआ है, वो 5 लाख तक नहीं हो सकता, हो जाएगा तब तक यू हैव टू कीप सेंडिंग, उतने साल तक आपको भेजते रहना है। लेट्स से 5 लाख से ऊपर चला गया तो RBI
डिसाइड कर सकता है 21 डेज में, आपको बताएगा कि आपको ये पर्टिकुलर पैसा जो है रखना है अब आगे इस रिजर्व फंड में या फिर नहीं। ये रिजर्व फंड बैंक्स के लिए एक सेफ्टी जैसा है, तो इसके बारे में सेक्शन 17 में दिया हुआ है। ठीक है, कब तक इसे जमा करना है? जब तक कि पेड अप कैपिटल जितना पैसा नहीं हो जाता। 2012 में एक अमेंडमेंट करके कैश रिजर्व जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है उनको भी मेंटेन करना है, ये चीज कहा गया है। यानी कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में हमने सीख रखा है, कुछ बैंक्स के नाम दिए हुए हैं, ऑल ऑफ दीज बैंक्स आर कॉल्ड द शेड्यूल्ड बैंक्स। और अगर नाम नहीं है तो दैट इज अ नॉन शेड्यूल्ड बैंक। एक एग्जांपल है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर के कोऑपरेटिव बैंक है, तो उनका नाम नहीं होता शेड्यूल्ड इस आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में, तो दे आर कॉल्ड द नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। तो सेक्शन 18 के थ्रू अमेंडमेंट करके ये कहा गया है कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को भी थोड़ा रिजर्व मेंटेन करना होगा, क्योंकि शेड्यूल्ड बैंक्स पर तो रिजर्व सीआरआर एसएलआर के नॉर्म्स लागू हैं, बट नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स पे उतना नहीं। बट इसमें दिया हुआ है कि दे आल्सो हैव टू मेंटेन दिस। ठीक है, लेट्स आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस। इस में दिया हुआ है, इन विच अमंग द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोविजंस रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ बैंक इज प्रेजेंट। ठीक है, बैंक मैनेजमेंट सेक्शन 10, 21, 22, 24। ठीक है, तो सेक्शन 10 ए विल बी द राइट आंसर। अभी अभी हमने पढ़ा, फैक्ट बेस्ड है, बहुत ज्यादा डिस्कशन की बात यहाँ पे है नहीं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इन विच अमंग द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोविजंस रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड इज गिवन। ठीक है, तो आप इस चीज को याद करिए एंड प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू ऑल विल आंसर इट राइट। लेट्स सी कौन सही जवाब देता है और हमारे टॉप 3 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कौन होते हैं। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पर अपना आप जो भी क्वेरी है उसे मेल भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो लेट अस नो कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं बाय ड्रॉपिंग अ मेल एट hello@edutap.co.in and my name is Surender signing off right now. Do not forget to like, share, subscribe these videos and subscribe our channel. Thank you, all the best.